आइए शुरुआत करते हैं विथ के इस्तेमाल से। विथ का मतलब होता है साथ। अगर आपको अब भी ये लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है, अपना माइंडसेट बदल दीजिए, क्योंकि कभी भी हम इंग्लिश को हिंदी से पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद को ही कंफ्यूज करते रहेंगे। विथ के इस्तेमाल कुछ और ही हैं। आइए पहले देखते हैं पहला इस्तेमाल विथ का क्या होता है। विथ का इस्तेमाल होता है सेंसेशन और फीलिंग्स। अब इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग्स का मतलब होता है हमारी भावना और सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना। तो ये तो हो गए इनके हिंदी के मतलब। अब देखते हैं कि इनका भी मतलब क्या होता है। फीलिंग्स का मतलब जब आप किसी और के लिए अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं तब हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। उस फीलिंग को दिखाने के लिए ही हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं किसी से बहुत खुश हूं तो मैं कहूंगा कि आई एम हैप्पी विथ हिम। यहां कोई और शख्स है, कोई व्यक्ति है जिससे मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? विथ लगा दिया। अब मान लीजिए मैं घर से लेट पहुंचा, अपने घर में बहुत लेट पहुंचा और मेरे पापा बहुत गुस्से में थे। अब मेरे पापा कोई दूसरे व्यक्ति हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके सेंसेशन क्या हैं, इमोशंस क्या है मेरे लिए? गुस्से वाले हैं, वो क्रोध में हैं। तो मैं बोलूंगा माय फादर इज फ्यूरियस विद मी, या मैं कहूं मैं अपनी लाइफ से बहुत अपसेट हूं। तो ये भी मेरी एक फीलिंग है, किसके लिए? लाइफ से। तो अब भी मैं बोलूंगा आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ। तो यहां हमने देखा कि कैसे फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने के लिए हमने विथ का इस्तेमाल किया। मैं आपको वार्न कर रहा हूं अब भी कि ये जब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग से ये निकाल के पढ़े कि विथ का मतलब साथ होता है। ये दिमाग से निकाल के पढ़े। आप सिर्फ ये सोचें कि फीलिंग्स और सेंसेशन यानी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन है जो फीलिंग्स के साथ हम विथ का इस्तेमाल नहीं करते। वो एक्सेप्शंस क्या है वो भी आप देख लीजिए। एक्सेप्शंस में एक आता है वर्ड रूड, यानी जब आप बहुत रूड होते हैं, किसी से बड़े तल्ख लहजे में बात करते हैं, बड़े गुस्से में करके बात करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब आप विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ आप लगाएंगे टू। कहने को ये भी एक फीलिंग ही है, लेकिन आमतौर पर इसके साथ विथ का इस्तेमाल नहीं आता, इसलिए हम इसको अलग से बता रहे हैं। ऐसे ही एक और वर्ड हो सकता है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है बहुत प्यार से बात करना, विनम्रता से बात करना। इसके साथ भी विथ नहीं आता, टू आता है। एक वर्ड हो गया जैसे कि काइंड। काइंड का मतलब भी पोलाइट की ही तरह होता है, दया से बात करना। इसके साथ भी विथ नहीं आता, टू। तो ये 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कहने को तो ये फीलिंग्स ही हैं, लेकिन हम विथ नहीं लगाते, हम लगाते हैं टू। ये था पहला इस्तेमाल विथ का। अब आगे के इस्तेमाल देखते हैं विथ के क्या है। हां, याद रखना विथ का मतलब साथ नहीं होता। अब देखेंगे आगे के इस्तेमाल विथ के। विथ का एक इस्तेमाल होता है टूल्स से पहले। अब टूल्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते ही हैं, टूल्स का मतलब तो होता है औजार। अब जब हम किसी औजार की बात करते हैं तो औजार क्या हो सकते हैं? मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक औजार हो सकता है। ये कैंची, ये हथौड़ी, ये डस्टर, ये सारे ही हमारे औजार हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम कोई काम करते हैं। लेकिन क्या यही बस औजार हैं? नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे औजार हो सकते हैं जिनकी भी मदद से आप कोई काम करेंगे तो आप उससे पहले लगा देंगे विथ। ये विथ का एक स्पेसिफिक इस्तेमाल है जो हम कभी कभी गलती कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि औजार हमने समझ लिए और यह भी समझ लिया कि विथ इनके साथ आता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा, मैंने पेन की मदद से एक लेटर लिखा। यह पेन लेटर लिखा। अब मैं सेंटेंस इसका बनाऊंगा, आई रॉट अ लेटर विथ अ पेन, क्योंकि इस पेन की सहायता से मैंने वो लेटर लिखा। ये मेरा था औजार और मैंने काम कर लिया। और क्या सेंटेंस हो सकता है? मान लीजिए किसी ने एक मर्डर किया
और मर्डर किया एक नाइफ से, यानी चाकू से किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। अब सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस हम बनाएंगे ही किल्ड हिम विद अ नाइफ, क्योंकि वो औजार था उसका कत्ल करने के लिए, इसलिए हमने वहां भी विथ लगा दिया। हमें नहीं मतलब कि कत्ल करना है कि सब्जी काटनी है, हमें तो बस इससे मतलब है कि आपने औजार इस्तेमाल किया। हां किया, आपने अगर इससे औजार इस्तेमाल किया तो हम लगाएंगे उससे पहले विथ। जी मैं ये डिस्कशन इसलिए और ज्यादा जोर देके करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं बाय के यूजेज भी। बाय के यूजेज में और इस वाले टूल्स वाले विथ के यूजेज में कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, इसलिए यहां क्लियर माइंड रखेंगे। औजार है तो विथ है, औजार नहीं है तो विथ नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम इसके एक और इस्तेमाल की तरफ। दोस्तों अब विथ का वो इस्तेमाल पढ़ेंगे जिसकी वजह से विथ है बदनाम, जिसकी वजह से बदनाम हुआ है विथ, वो है ये इस्तेमाल। विथ का एक इस्तेमाल होता है पोजीशन को दिखाने के लिए। बड़ा मुश्किल सा वर्ड लगता है सुनने में, लेकिन इस्तेमाल बहुत आसान है। पोजीशन का मतलब ऐसे समझेंगे जैसे हैव का इस्तेमाल होता है। जब आपके पास ना कोई चीज होती है, कोई चीज पास होने के सेंस में होती है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई चीज साथ में हो या पास में हो तो हम बोलेंगे विथ। इसको कैसे समझेंगे? आपके घरों में शादी का न्योता तो आता ही होगा। अब उस शादी के कार्ड को कभी ध्यान से देखना, अगर वो आपका रिश्तेदार करीबी होता है तो वो लिख देता है विथ फैमिली। अब विथ फैमिली का यहां मतलब क्या होता है कि आओ परिवार संग चलें, लेकिन उसका रियल मीनिंग तो यही होता है ना कि वो चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ आए, यानी फैमिली के साथ आए, इसलिए उसने क्या लगा दिया? विथ लगा दिया कि आप उन्हें भी साथ में लेके आए। तो विथ का इस्तेमाल कोई भी चीज, किसी भी चीज का पोजीशन यानी पास होने के सेंस में, साथ होने के सेंस में आप दिखाना चाहते हैं तो आप विथ लगा दें। अब सेंटेंस क्या हो सकते हैं इसके? सेंटेंस हो सकते हैं जैसे मैं कहूंगा आई वॉन्ट अ होम विथ अ गार्डन। इसका मीनिंग क्या निकला? मैं एक घर चाहता हूं गार्डन के साथ। अब गार्डन कोई इंसान तो है नहीं कि मैं उसके साथ घूम रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा घर जिसमें गार्डन भी हो, गार्डन का भी वहां पे होना जरूरी है, उसके साथ में हो, इसलिए मैंने बोला आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन। ऐसे मैं कह सकता हूं वी वॉन्ट अ लाइफ विथ हैप्पीनेस। मैं एक जिंदगी चाहता हूं, एक जीवन चाहता हूं खुशियों के साथ। अब हिंदी से इंग्लिश पे आते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं मैं पास होना चाहता हूं अच्छे नंबर से। अब इसकी इंग्लिश आप भी बना सकते हैं। जी हां, इसकी इंग्लिश वही बनेगी क्या? आई वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स। अब ये सारे सेंटेंसेस, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स इसलिए नहीं है क्योंकि विथ का इस्तेमाल यहां पे पोजीशन के लिए। अब पोजीशन किसी भी चीज का हो सकता है। तो अभी हमने देखे हैं विथ के इस्तेमाल, और विथ के इसके अलावा भी कुछ इस्तेमाल होते हैं। वो इस्तेमाल क्या होते हैं कि जब आप किसी के साथ सहमत होते हैं, यानी आपका अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, तब भी आप विथ को लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई बात कही और मैं उस बात से अग्री था, मुझे वो बात समझ आ रही थी, तो मैंने बोला आई एम विथ यू। ऐसा आपने सुना भी होगा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं जो आप कहना चाहते हो, और मैंने इसलिए यहां पे क्या लगा दिया? विथ लगा दिया। तो अगर मैं अब इसे सम अप करूं विथ के इस्तेमाल को, तो वो मुश्किल से 3 बनते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला हमने पढ़ा था इमोशंस को दिखाने के लिए, दूसरा हमने पढ़ा था टूल्स को दिखाने के लिए, और ये आखिर में पढ़ लिया पोजीशन को दिखाने के लिए। इसके अलावा कोई और इस्तेमाल विथ का नहीं होता। अब आपको माइंड में बस यही रखना है और विथ के इस्तेमाल करते चले जाने हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाय के इस्तेमाल की। जी हां, अब हम देखेंगे कि बाय का इस्तेमाल कहां कहां होता है। ठीक है, अरे बाय की स्पेलिंग क्या लिख दी सर आपने? BYE बाय। सर बाय की स्पेलिंग तो BY होती है, ये आप कैसे कर सकते हो?
आपने किया कैसे? आप तो हमारी भावनाओं से खेल रहे हो। आपने तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया। हम आज तक जो पढ़ के आए थे, क्या वो गलत था या आप गलत कर रहे हो? सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बाय की स्पेलिंग तो यही है, लेकिन ये मुझसे बाय मिस्टेक हो गया। जी हां, बाय मिस्टेक। मेरे करने के तरीके में गलती थी, यानी मैं जो ये काम कर रहा था उसका तरीका मिस्टेक वाला था। वो जो मीन्स था, जो मेथड था, वो गलत था। बाकी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे आप माफ करें। सर यही इस्तेमाल होता है बाय का। बाय का सबसे पहला इस्तेमाल होता है काम के करने के तरीके को बताने के लिए, यानी मैं जो भी चीज कर रहा हूं वो हो कैसे रही है उसे बताने के लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब और एग्जांपल से समझते हैं कैसे हो सकता है। जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूं। अब फोन पे बात करने के लिए मैंने कहा आई एम टॉकिंग बाय फोन। मैं फोन पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे करने का तरीका क्या था? बात करने का फोन था। ऐसे मैंने कहा कि ये लेटर लो और सेंड कर दो पोस्ट से। अब जो लेटर को सेंड करने का तरीका था, जो मीन्स था, वो क्या था? वो था पोस्ट। तो मैं बोलूंगा कि प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। तो ये सब इस्तेमाल है किसके? बाय के। अब आ जाते हैं जो बात हमने पहले समझी थी, क्या विद का एक इस्तेमाल होता है औजार, औजार के साथ, और यहां बाय का होता है तरीके से। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई को देखते हैं कि इनमें लड़ाई कैसे होती है और उसमें हमें कैसे सुलह करानी है, पैचअप कराएंगे अब हम। तो अब देखिए बाय और विद में जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करते हैं। बाय का इस्तेमाल होता है मीन्स को बताने के लिए, यानी तरीके को बताने के लिए। विद का इस्तेमाल होता है टूल्स को बताने के लिए, यानी औजार को। इतना तो हमने समझ लिया। लेकिन अब कभी कभी हम गड़बड़ी कर देते हैं। हम कह देते हैं कि औजार तो ये भी है और ये तो तरीका भी है, और हम इसमें खुद को उलझा लेते हैं। उस उलझन को दूर करते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक गोली आई और उस गोली को खा के आप इंटेलिजेंट हो गए। एक गोली थी, उसे खाया और इंटेलिजेंट हो गए। बुक्स आपके सामने आते ही जितना भी उसमें लिखा हुआ था सब आपके माइंड में आने लगा और आप गए एग्जाम में, एग्जाम क्रैक। ये एक तरीका था जो आपने आजमा लिया। एक और तरीका था, एक और तरीका यह था कि आपको एक मशीन में ले जाया गया। आप उस मशीन में लेटे और वहां पे उस मशीन को चला के आपके दिमाग को ऐसा बना दिया गया कि उससे आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सुपर पावर आ गई आपके अंदर, और आप गए एग्जाम में और आप एग्जाम क्रैक, टॉप। दोनों तरीके से आपने कामयाबी हासिल कर ली। अब तरीके तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात है, हमें दिमाग में लाना है क्या? टूल। जो गोली खाई आपने वो क्या था? उसकी मदद से उस गोली को खा के, छोटी सी कोई औजार था, उसको खा के आपने क्रैक किया एग्जाम। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा कि आई टर्न्ड इंटेलिजेंट विद दिस टैबलेट, कि इस गोली की मदद से मैं इंटेलिजेंट हो गया। वही वो जो मशीन थी ना, वो मशीन एक बड़ी मशीन थी भाई। वो कोई औजार नहीं था, वो कोई हथौड़ी नहीं थी, वो कोई पेन नहीं था, वो एक मशीन थी, एक करने का काम का तरीका था। अब मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा कि आई टर्न इंटेलिजेंट बाय मशीन। मशीन के तरीके से, उस मशीन से मैं ऐसा हो गया। तो ये कंफ्यूजन जो है वो हमें क्या करनी है? क्लियर करनी है। हमें इसमें उलझना नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में या बोलते हुए कहीं भी लिखा हुआ आए कि टूल है या कोई तरीका है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब बाय के बहुत कॉमन एग्जाम्पल भी हम समझेंगे और इस्तेमाल जो बहुत कॉमनली होते हैं आपकी साधारण जिंदगी के अंदर, जो बाय के इस्तेमाल है वो देख लेते हैं। वो इस्तेमाल क्या होते हैं आपने सुने भी होंगे। ट्रेवल के टाइम पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बस से ट्रेवल करते होंगे, मर्सिडीज से ट्रेवल करते होंगे, हवाई जहाज से ट्रेवल करते होंगे। तो उस ट्रेवल को दिखाने के लिए आंख बंद करके लगा दो बाय। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई गो टू स्कूल बाय बस। ऐसे ही अगर ट्रेन से जाता हूं तो लगा दूंगा कि आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन। ऐसे कोई कहीं और से आ रहा है वहां से भी आ जाएगा, जैसे ही कम्स फ्रॉम दिल्ली बाय एरोप्लेन।
तो कुछ भी होगा साधन, जो भी यातायात का साधन है, उसके लिए हम लगा देते हैं बाय। सिंपल। अब एक और इस्तेमाल बाय का क्या है वो देखते हैं। बाय का एक और एग्जाम्पल है, इस्तेमाल है डूअर को दिखाने के लिए। अब डूअर का मतलब क्या हुआ? डू मतलब होता है करना और डूअर मतलब करने वाला। लिख भी लेते हैं सर। करने वाले को दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है। जी हां, बाय का मतलब के द्वारा नहीं होता। अब तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि अभी एक और भ्रम टूटेगा आपका, एक और भ्रम आपका टूटना बाकी है। इसके बाद जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाय का मतलब के द्वारा नहीं होता। तो डूअर करने वाले को दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो किसके द्वारा बनाई गई है, किसने बनाई है? हु इज द डूअर? तो डूअर है डियर सर। ऐसे कोई पेंटिंग देखते हो, उस पेंटिंग को बना रखा होता है और उसके नीचे बहुत साइड में लिखा होता है उसके करने वाले का नाम और लिख दिया जाता है जैसे बाय, जो भी उसका पेंटर होगा उसका नाम आ जाएगा, बाय XYZ। तो ये सारे इस्तेमाल तो थे, बड़े सिंपल से थे। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल बाय का। बाय का एक इस्तेमाल होता है नेक्स्ट टू या बिसाइड, यानी पास में होने के लिए, दिखाने के लिए। अब कौन सा पास है ये? पास कौन सा है? साथ में होने के लिए? नहीं, बिल्कुल साथ में होने के लिए नहीं, साथ में नहीं है लेकिन पास है। हम साथ होके भी पास हैं, ये वो वाली बात हो गई। मतलब कोई आपके नजदीक है, आपके समीप है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बाय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूंगा कि मेरा जो स्कूल है ना वो मेरे घर के पास स्थित है, यानी मेरा जो घर है और स्कूल है उसकी दूरी क्या है? काफी पास है। तो यहां भी मैं बाय का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं बोलूंगा माय स्कूल इज सिचुएटेड बाय माय होम। तो ये इस्तेमाल क्या था? बाय का हमने देखा पास में दिखाने के लिए। जैसे एक और इस्तेमाल देखो, दैट ही इज स्टैंडिंग बाय मी, मतलब वो खड़ा हुआ है मेरे साथ में, मतलब मेरे पास खड़ा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है मुझसे। अब लगाओ वाला लॉजिक कौन सा? हिंदी वाला, कि बाय का मतलब के द्वारा होता है। नहीं लग सकता, बिकॉज इसकी कोई हिंदी से हम पढ़ ही नहीं सकते। इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ेंगे, हां हिंदी लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हां जी ये इसको ऐसे समझाने के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका इमोशन देखना है, उसका जो नेचर है वो देखना है कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक और इस्तेमाल अब हम देखते हैं बाय का, जो कि आखिरी इस्तेमाल भी है। बाय का इस्तेमाल होता है डेडलाइन को दिखाने के लिए। डेडलाइन क्या होता है सर? जैसे बहुत सारी डेट्स आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं। मान लीजिए कि आपको कोई नोटिफिकेशन आई कि आपको यह काम इस डेट तक करना है, इसके बाद करना अलाउ ही नहीं है। बहुत सारी चीजों की नोटिफिकेशन होती है, डेट्स होती है। आपके एग्जाम फॉर्म की डेट है मान लीजिए 31 अगस्त। अब 31 अगस्त तक आपको एग्जाम फॉर्म हर हाल में फिल करना है। अगर आप फिल नहीं करोगे तो फिर आप फिल कर ही नहीं पाओगे। तो ये डेडलाइन है 31 अगस्त। अगर इस तक कर दिया तो कर दिया, इसके बाद आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। अब ये जो था, इतना जो ड्यूरेशन था और जो यहां के रुक गया, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? बाय से दिखाएंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाय 31 अगस्त, कि आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हो 31 अगस्त तक। तो मैंने डेडलाइन दे दी सर, उसके बाद नहीं करोगे। मैंने ऑफिस में किसी ने, बॉस ने कहा कि मुझे यह फाइल मंडे तक चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? आई वॉन्ट दिस फाइल बाय मंडे। ऐसे स्कूल में भी तो होता है, स्कूल में भी तो होता है। क्लास टीचर कह देता है कि आपको अपनी कॉपी जमा करानी है ट्यूसडे तक, या 1 बजे तक, या 5 बजे तक, या कोई भी मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। वो टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइमिंग डेट हो सकती है, मंथ्स हो सकते हैं, या डे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपको हमने कह दिया कि जी डेडलाइन है, इसके बाद ये काम नहीं करना, यहां तक आप कर सकते हो, तो हम उसके साथ लगा देते हैं बाय। ठीक है, अब बाय की यहां हिंदी अगर देखूं तो मैं क्या निकल रही है? तक निकल रही है। क्या तक मतलब होता है बाय का? नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे। विद प्रूफ हमने समझा, विद प्रूफ हमने समझ लिया कि बाय की हिंदी द्वारा नहीं होती, विद की हिंदी साथ नहीं होती। यह मन से भरम आप निकाल दीजिए।